नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेस में मैं डीपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पॉलिटी के और ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू अपडेट हो रही हैं। आप डीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जा करके वहां से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे वीडियोस आप सीरियल से देख सकते हैं और ज्योग्राफी के भी सारे वीडियोज़ आप उसको सीरियल से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं निर्वाचन का टॉपिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके प्रीलिम्स फैक्ट पर, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो कौन से आइए इनको देखते हैं। एक नज़र पहले इन पर डालिए। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उनमें प्रीलिम्स फैक्ट के बाद हम लोग कुछ समितियाँ जो निर्वाचन सुधार से संबंधित हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी से संबंधित प्रावधान और जो अनुच्छेद है निर्वाचन से संबंधित। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मेरा ये दावा है कि कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा निर्वाचन का। इनको आप पढ़िए अच्छे से, आपके कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट क्या कहता है निर्वाचन। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ अनुच्छेद हैं 324 से लेकर 329 तक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि निर्वाचन भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है और उनकी अनुच्छेद संख्या। तो इसको याद करने के बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ हैं डेट्स जिनको हमें याद करना है कि हमें महिलाओं को मताधिकार हमारे यहाँ कब मिला, 1926। इसके बाद भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1951 से 1952 के दौरान, अर्थात 1952 में। परिसीमन आयोग जो हमारे यहाँ गठित हुए, अभी तक कुल 4 हुए हैं। वो कौन कौन से, तो प्रथम हुआ 1952 में, फिर 1961 में 9 साल बाद, फिर 6 साल बाद 1967 में और फिर 2002 में। तो अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद कर लीजिए। अभी तक कुल 4 परिसीमन, 1952, 1961, 1967 और 2002 में। तो परिसीमन आयोग ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। आइए आगे चलते हैं। पहले आप जानते हैं कि जो मतदाता थे उनकी जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। इसे 1989 में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि मतदाता की आयु, मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, 1989 में। किस संशोधन के द्वारा की गई, तो 61वें संशोधन द्वारा, 61st संशोधन अमेंडमेंट द्वारा। तो ये आपका हो गया एज को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को की गई। तो इसलिए इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी को लेकर के 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आप सभी जानते हैं कि इन सब से क्वेश्चंस हमेशा छोटे छोटे पूछे जाते हैं। इसके बाद भी कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या क्या है उनका मतलब। आइए अनुच्छेदों के क्रम में पढ़ते हैं। तो एक अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी, ऐसा प्रावधान 324 के तहत दिया गया है। निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी और उनका जो कार्य होगा वो किस प्रकार होगा, ये सब वर्णन 324 के तहत ही किया गया है। 325 में प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए, जिसमें धर्म, मूल वर्ष, लिंग, जाति, इन सब के आधार पर कोई वर्गीकरण न हो, सभी को समान रूप से उसमें उनका नाम अंकित किया जा सके। इस बात का ध्यान रखा गया कि वो पागल दिवालिया ना हो या फिर निवासहीन न हो, अर्थात उसका कोई निवास स्थान न हो। ऐसे व्यक्ति को निर्वाचक नामावली से बाहर रखा गया है। तो इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 325 में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 326 में। इसमें देता है वयस्क मताधिकार द्वारा जो भारत के जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के जो इलेक्शन होते हैं वो वयस्क मताधिकार द्वारा कराए जाएं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 326 के तहत दिया गया है। वयस्क मताधिकार क्या है, 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में दिया हो निर्वाचक नामावली में, वही व्यक्ति मतदान कर सकता है। 18 वर्ष की आयु को सार्वभौमिक मताधिकार भी कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये 18 वर्ष की उम्र जो है, ये वयस्क मताधिकार जो है वो 326 के तहत डिफाइन किया गया है। आइए जानते हैं कि संसद की शक्ति और विधानमंडल की शक्ति किन अनुच्छेदों द्वारा वर्णित की गई है। तो 327 और 328 ऐसे अनुच्छेद हैं जो निर्वाचन संबंधी नियमों को अधिनियमित करने और इनसे संबंधित बातों को प्रावधान बनाने के लिए
शक्ति प्रदान करती हैं संसद को और विधानमंडल को। तो पूरे देश से संबंधित जो भी निर्णय है उनके लिए संसद कानून बनाता है और राज्यों से संबंधित उस राज्य की विधानमंडल। तो ऐसे कई उपबंध हैं, इसमें किस पर विधानमंडल बनाएगा और किस पर संसद बनाएगा, इनका उल्लेख 2 अनुच्छेदों में किया गया है, तो इनको भी हम याद रख सकते हैं। और 329 में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि निर्वाचन संबंधी मामले में जब भी कोई विवाद की स्थिति होगी तो उसमें न्यायालय हमारा हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग अपने आप में एक न्यायालय की तरीके से ही कार्य करेगा। हालांकि कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनके तहत यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उनको जस्टिफाई न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप हैं। तो यहाँ ये याद रखें, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है, अर्थात न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो 324 निर्वाचन आयोग, 325 निर्वाचक नामावली में निर्वाचक नाम जोड़ना, 326 निर्वाचन किसके द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा, 327 28 संसद और विधानमंडल की शक्ति, कौन सी शक्ति, निर्वाचन उपबंध बनाने में, और 329 है वो न्यायालय को रोकता है कि न्यायालय संबंधी मामलों में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग जो 324 के तहत बनाया जाता है वो कैसा है, तो एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। आपको मैं बता दूं कि एक निर्वाचन आयोग होता है और एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। राज्य निर्वाचन आयोग 243 या 243 के तहत 243 के अकॉर्डिंग दिया गया है। दोनों ही अलग अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इन दोनों का क्षेत्र अलग है। मैं आपको बता दूं कि जो ये निर्वाचन आयोग है यह कार्य किसके लिए करता है, तो 4 प्रकार के चुनाव करते हैं। कौन कौन से चुनाव होते हैं वो लोकसभा का यानी कि संसद के चुनाव, लोकसभा का, राज्यसभा का, ये संसद के हो गए, राज्य विधानमंडलों से संबंधित चुनाव। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा भी आपके यहाँ चुनाव होते हैं, वो होते हैं आपके पंचायती राज चुनाव। उन चुनावों का जो के उपबंध हैं कौन को करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, और उसके लिए स्वतंत्र निकाय स्थित है राज्यों में। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रावधान यही हमें पता चलता है कि निर्वाचन आयोग किसका किसका इलेक्शन कराता है। मैंने आपको बता दिया कि संसद के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, चारों का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। अब इनकी संरचना, इनकी स्थापना मैंने आपको बता ही दिया, 25 जनवरी 1950 को की गई। इनकी संरचना कैसे होती है, इनकी संरचना में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त। तो आपको बता दें कि 1989 के पहले जो है ये इसमें सिंगल ही बॉडी थी, यानी कि एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसे हेर फेर के बाद 1993 में इसमें कई 2 और निर्वाचन आयुक्त जोड़ दिए गए। तो अब इसमें कितने हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब इनका जो CEC होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका कार्यकाल कितना होता है और पदमुक्ति कैसे होती है, तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष दोनों का, लेकिन याद रहे कि इनकी आयु जो है वो 65 वर्ष तक है और इनकी आयु जो है वो 62 वर्ष तक है। अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष का कार्यकाल कर सकते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष तक 6 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, इनमें से जो भी पहले हो। तो इसमें मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कार्यकाल उनका 6 वर्ष का होगा, लेकिन यदि उम्र की सीमा वो पार कर जाते हैं तो उन्हें रिटायर होना होगा। इसके बाद जानते हैं इनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं, निर्वाचन आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है परिसीमन का, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। आप जानते हैं कि समय समय पर कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, कौन सी जगह जो है वो किस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, इसको लेकर निर्णय होते हैं। मैंने आपके लिए उसको बताया है कि 4 अभी तक परिसीमन हो चुके हैं, 1952, 1961, 1967 और 2002 में। तो ये परिसीमन करने का कार्य कौन करता है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का आपने देखा परिसीमन का कार्य है। दूसरा काम है इलेक्टोरल रोल तैयार करना, इसका मतलब हुआ निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति किसी भी विभेद के अनुसार न छूटे, जैसे मैंने आपको बताया, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, किसी के आधार पर उनमें कोई विभेद ना हो,
हाँ वो पागल या दिवालिया ना हो, या निवासहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ना इसमें ना हो, तो ऐसे लोगों को छोड़ करके इलेक्टोरल रोल और वो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, तो ऐसे लोगों का नाम निर्वाचक नामावली में आए, इसके लिए उपबंध कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। टाइम टेबल, कौन से चुनाव कब होने हैं, कब कराना है, उसकी सूचना जारी करना, आचार संहिता लगाना, इन सब का कार्य जो है वो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। आचार संहिता तैयार करना, आचार संहिता लागू करना कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। इसके बाद जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका नामांकन, या राजनीतिक दलों को मान्यता देना हो, या फिर राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटन करना हो, ये सभी कार्य भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसके साथ साथ कुछ न्यायालय संबंधी कार्य भी करता है, जिसको अर्धन्यायिक कार्य हम कह सकते हैं। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके तहत ये परामर्श देता है। कैसा परामर्श देता है? 103 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो कि कोई व्यक्ति अयोग्यता से संबंधित निर्वाचन संबंधी अयोग्यता से ग्रसित है, तो उसको कैसे पदमुक्त किया जाए, इसके संबंध में सलाह वो निर्वाचन आयोग से मांगेगा। तो अनुच्छेद 103 के तहत उसे राष्ट्रपति को सलाह देगा। और यही स्थिति राज्य विधानमंडल में होगी कि जब कोई व्यक्ति किसी वजह से निर्वाचन में जो उसकी योग्यताएं हैं उसके तहत अयोग्य घोषित होगा, तो जो वहाँ का राज्यपाल होगा वो निर्वाचन आयोग से सलाह मांगेगा। 192 के तहत वो राज्यपाल को परामर्श देगा। तो न्यायिक कार्य में भी वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देता है। इसके अलावा जितने निर्वाचन संबंधी मामले होंगे उनमें न्यायालयों का वर्जन किया गया है, इसीलिए उनसे संबंधित न्याय का जो कार्य होगा वो निर्वाचन आयोग का ही होगा। तो निर्वाचन आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, इस पर किसी की अथॉरिटी नहीं है। एक बात यहाँ पर छूट रही है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए CEC हो चाहे EC हो, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे निर्वाचन आयुक्त हो, इन सभी की जो है नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें राज्यपाल का कोई वर्णन नहीं है। राज्यपाल कहाँ पर करेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे इनके राज्य निर्वाचन आयोग, वो अलग से है, वो इसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति इनका करते हैं। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में संविधान मौन है, तो इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं। आइए इसके बाद देखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, इनकी स्थापना 25 जनवरी को, कार्यकाल 65 वर्ष तक 6 वर्ष, 62 वर्ष तक 6 वर्ष। कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं इनकी? परिसीमन, इलेक्टोरल रोल, टाइम टेबल, नामांकन, चिन्ह, दलों की मान्यता और कुछ अर्धन्यायिक कार्य। तो बहुत जल्दी हम लोगों ने इनको रिवाइज किया और बहुत अच्छे से समझा कि निर्वाचन आयोग क्या है, क्या काम करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। दोस्तों, भारत में चुनाव जैसे होते आए हैं आज, इस समय जैसे हो रहे हैं 17वीं लोकसभा के, वो शुरू से ही ऐसे नहीं रहे हैं। इनमें तमाम विसंगतियां आती रहीं, उनमें सुधार होते रहे, इन सुधारों को लेकर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। आइए हम लोग अपनी दूसरी टेबल की तरफ चलते हैं। इस टेबल में हमने कई समितियों के नाम लिख रखे हैं जिनके अलग अलग सुझाव अलग अलग समयों पे आए हैं, जिससे कि चुनाव में सुधार हो सके। आइए देखते हैं वो कौन कौन से सुधार हैं जो प्रस्तावित किए गए। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो 1980 में VN तारकुंडे समिति आती है जो अपने सुझावों में देती है कि क्या क्या निर्वाचन में सुधार होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 21 से 18 वर्ष तक की जो उम्र है वो होनी चाहिए। आप जानते हैं कि 1980 में आयोग बना था और आपका आयोग जो वर्ष घटाया गया 1989 में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है किस समिति के प्रस्ताव पर मताधिकार की आयु घटाई गई है, मतदाता की आयु? तो VN तारकुंडे समिति। आइए देखते हैं दूसरा कौन सा इनका है प्रस्ताव कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है 243 के तहत। जो प्रत्याशी हैं उनके आय व्यय का ब्यौरा रखा जाए, ये भी रखा जाता है। रेडियो पर प्रचार प्रसार की अनुमति दी जाए, इसको भी पूर्णतः अप्लाई किया गया। और बहुसदस्यीय चुनाव आयोग हो, तो आप जानते हैं कि 80 का है, 1989 में, फिर 1993 में बहुसदस्यीय, यानी कि जो एक निर्वाचन आयोग हुआ करते थे उसमें अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया। तो आप जानते हैं कि ये सभी अप्लाई किया गया है और इन सबसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे कि किस समिति के प्रस्ताव पर है। तो VN तारकुंडे समिति। कोई कन्फ्यूजन? VN तारकुंडे समिति कब थी? 1980 में। याद हो गया। आइए चलते हैं आगे दूसरी समिति। 1990 में एक नई समिति बनती है, दिनेश गोस्वामी समिति। ये आज के मॉडर्न तरीकों के संबंधी प्रस्ताव हैं।
उन्होंने कहा कि एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, EPIC। तो फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए किसने दिया? दिनेश गोस्वामी समिति। EVM, इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल EVM से वोटिंग हो रही है, तो इसका भी प्रस्ताव किसने दिया? तो दिनेश गोस्वामी समिति। और इसके बाद कहा कि चुनाव की फंडिंग जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, तो इसके लिए भी है। और एक इसमें छूट गया है कि 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएं। जैसे मान लीजिए कोई पद रिक्त हो जाए, पदरिक्ति पे अगर हो जाए तो 6 माह के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने 4 सुझाव दिए हैं और इन चारों को भी अप्लाई किया गया है। तो आप देखिए कि ऐसे सीधा पूछा जाए कि EVM को चुनाव में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव किस समिति ने दिया है? तो दिनेश गोस्वामी समिति ने। ये कब हुई थी? तो देखिए 1980 है, ये 1990 है, 10 वर्ष का अंतर है, याद हो जाएगा। 4 प्रमुख बातें हैं, ये आप याद कर लें। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है के संथानम समिति, 1998 में है, 8 साल बाद। के संथानम समिति सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो आज तक जनता की मांग है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो किसी भी प्रत्याशी की, इस बात को लेकर जोर दिया। हालांकि अभी तक ये लागू नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है कि किस समिति ने प्रत्याशियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की मांग की है, तो वो है के संथानम समिति 1998 की। आइए रिवाइज करते हैं, ये हैं डेट्स 1980, 1990, 1998। इनका क्या है क्रम? VN तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति और इनके अलग अलग प्रस्ताव। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार देखें, ज़रूर याद हो जाएगा। एक सवाल ये उठता है कि जो ये चुनाव लड़ते हैं उनमें कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं। कब कौन सा दल राष्ट्रीय होता है, कब कौन सा दल क्षेत्रीय होता है, इसको लेकर मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। तो कुछ शर्तें हैं जिनके तहत किसी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी को मिला था। इसके पहले बहुत सारी पार्टियों को मिलता रहता है, लेकिन उन्हें कैसे मिला? जैसे नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे किसी को मिलता है, तो आइए जानते हैं। इन शर्तों में से कोई शर्त पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, और इन शर्तों को अगर पूरा करता है तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तो नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलेगा? कि 4 या अधिक राज्यों में अगर वैध मतों का 6% मिल जाए तो बन जाएगा। इनमें से कोई भी एक हो जाए। किसी राज्य या राज्यों में से कम लोकसभा की 4 सीट हो। तीसरा, लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीट लेकिन कम से कम 3 राज्यों से हो। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनसे कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है या नहीं। मिनिमम 4 राज्यों में रीजनल पार्टी की मान्यता हो। तो ये 4 प्रमुख बातें अगर हैं तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। इनको याद करते रहिए, इस पर हम बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, आप इसको 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है? कि जब उसे वैलिड वोट का 6% मिल जाए स्टेट में, या फिर 3% सीट मिल जाए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव में, मिनिमम 3 सीट मिल जाए, 3 सीटें मिल जाएं किसी विधानसभा में, तो भी अगर 1 सीट पर 25 सीट पर अगर वो लड़ रहा है और उस पर 1 सीट पर जीत रहा है, तो लोकसभा इलेक्शन में 25 सीटों पर उसने लड़ा, 1 सीटों पे जीता, इस तरीके से भी, तो भी, और उसके साथ ही साथ उसको मिनिमम 3 सीट्स मिली हो तो भी वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिलेगा। या फिर किसी भी इलेक्शन में अगर उसे 8% का वोट मिला है तो उसे रीजनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़े प्रीलिम्स फैक्ट जिनके बारे में हमने कुछ जाना, डेट्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रमुख अनुच्छेद जिनके बारे में देखा 324 से 329 तक आपका वर्णन है। फिर हमने देखा निर्वाचन आयोग के बारे में, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत पूछे जाते हैं। फिर हमने जाना चुनाव सुधारों के बारे में, और उसके बाद जाना क्या हैं शर्तें एक नेशनल पार्टी की और रीजनल पार्टी की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, ये आपके काम का है। इसमें आपके एग्ज़ाम में से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो पढ़ाई करते रहिए। हम अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।